ओके एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन अगेन। आज हमारी जो एपिसोड है वो करंट अफेयर्स के मुतालिक है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी न्यूज़ जो है वो आपको नज़र आ रही होगी अपनी स्क्रीन पे कि जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए हैं पूरी दुनिया के ऊपर, उसके बाद जो ट्रेड वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है उसने पूरी मार्केट को हिला के रख दिया है। स्टॉक मार्केट अगर आप देखें तो एवरी डे जो है वो 3% 4% नीचे गिरती चली जा रही है। क्रिप्टो का तो खैर बहुत ही बुरा हाल है। तो एक अनसर्टेनिटी का आलम है, और उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट जीसीसी के ऊपर क्या पड़ेगा, खासतौर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, ताकि जो इन्वेस्टर्स इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, उनको अच्छी तरह पता हो कि वो किस गेम में एंटर हो रहे हैं, ताकि जो रिस्क हैं सारे वो उनको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकें। तो जो प्रॉस एंड कॉन्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड के हवाले से, कि ट्रेड की जो टैरिफ्स लगे हैं उसके बाद अब आगे हमें क्या नज़र आ रहा है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है इकॉनमी पे, खासतौर पे यूएई जीसीसी की जो इकॉनमी है, और फिर ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट जो रियल एस्टेट मार्केट है उस पे भी आएगा। तो चलते हैं आज हमारे गेस्ट की तरफ। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक ठाक। तो काफ़ी गहमा गहमी है मार्केट में इस वक्त, तो बुरा हाल हुआ हुआ है। हर रोज़ाना मैं देखता हूँ मार्केट रेड ही होती है, और ये पूरा वीक गुजर गया ऐसी। तो ये बताइए कि अब इसका इम्पैक्ट जीसीसी पे क्या पड़ने वाला है? यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि वही ना कि जो मार्केट के शॉक्स आते हैं तो वो शॉक्स कैसे हिट करते हैं सर्टेन चीज़ों को। तो वो तो हम कभी भी इन चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कोविड को हम नहीं प्रिडिक्ट कर सके थे, या इससे पहले जो वो हुँ। लेमन ब्रदर्स का सीन हुआ था वो नहीं प्रिडिक्ट कर सके थे। तो अब ट्रम्प आया है तो आके वो एक बिल्कुल एक नई बातें कर रहा है। और ऑब्वियसली जो उसका टॉप एजेंडा है वो ये कि मैं अमेरिका को कैसे फायदा पहुंचा सकता हूं। बट मैं ये समझता हूं कि उसने वो अमेरिका अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट समझ रहा है। मतलब अमेरिका का इम्पैक्ट इतना बड़ा है पूरी दुनिया के ऊपर कि हमें भी अंदाजा हो रहा है कि जब से टैरिफ का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था और जब टैरिफ लगवाने शुरू किए तो जो हलचल मची है पूरी दुनिया के अंदर कि यार हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका को इतना एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो इवन अगर हम 1% भी अमेरिका का इम्पोर्ट को कवर करते हैं तो हम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का $3 बिलियन का एक्सपोर्ट है और उनपे कोई 37% का टैरिफ टैरिफ लगा दिया है। हुँ, मतलब अभी 3 साल पहले उनकी हालत पता थी आपको कि बैंकरप्ट हुए थे वो। बिल्कुल। आईएमएफ ने कुछ $3 बिलियन का उनको लोन दिया था और अब वो 37% के टैरिफ की बातें कर रहे हैं। तो हाँ। इस वक्त टोटल खलबली मची हुई है पूरी दुनिया के अंदर। इवन कंबोडिया, वियतनाम, उन वियतनाम पे पे मुझे उन्होंने बड़ी बड़े हैरत बड़े हुई, टैरिफ। यानी कि वियतनाम पे उसने कोई कितना 57% टैरिफ लगाया है। यानी कि देखिए, वो कंट्री तो वो है जो बहुत ही बेसिकली चीप स्टफ प्रोड्यूस करता है, शूज़, टी-शर्ट्स, यानी कि इस तरह की चीज़ें। अब वो उस तरह की जॉब्स वो लेके आएगा क्या यूएस में? ये समझ नहीं आई मुझे बात। दरअसल ये सारे के सारे जो कंट्रीज हैं ना, ये हुँ, सारे एक तरह से चाइना के प्रॉक्सीज भी हैं। आप ये समझिए ना हुँ, कि वो बिल्कुल। चाइना का तो मेड इन चाइना जाता है, राइट? हुँ, फिर आप बहुत जगहों पे मेड इन वियतनाम आप देखते हैं, या मेड इन, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि बहुत सारे लोग चाइना से निकल के यूएई शारजा में जा रहे हैं। फैक्ट्रीज लगा रहे हैं हुँ, ताकि वो मेड इन चाइना से हटके मेड इन यूएई पे चले जाए। इसी तरह से ये बहुत सारी जो आसपास की जगहें हैं, हुँ, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सारी की सारी जो जगह हैं ये चाइना की प्रॉक्सीज है। तो अब बेताजा जो लोग हैं वो बेसिकली वहीं से, तो उसने वो सारी लिस्ट निकाली हुई है। यानी आई थिंक उन्होंने तो काफी होमवर्क किया उसके ऊपर, और सारी हुँ, उन्होंने कहा है कि भाई कहाँ कहाँ से चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, और कहाँ कहाँ से हमें कौन सा कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। आई थिंक वो काफी डिटेल में गए हैं और उसको उन्होंने मार्क करना शुरू किया। बट मैं प्रॉब्ली हैरान नहीं हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर चेंजेस आएंगी इनकी, क्योंकि उसकी ट्रम्प की प्रॉब्ली ये हिस्ट्री भी रही है कि वो एक दिन सुबह उठते हैं वो कुछ कहते हैं, फिर 3 दिन के बाद उनका मूड चेंज हो जाता है तो वो कुछ हुँ। कहते हैं। तो अब जब कॉन्सिक्वेंसेज आने शुरू होंगे तो मेरे ख्याल से चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। अदरवाइज तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये तो काफी बड़ा बड़ा वो हुँ। है, एक्शन अब है यूएस का ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, काफ़ी सारी जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी फ्लोट कर रही हैं। एक वो ये भी है कि ये ऑन पर्पस है, क्योंकि इन्होंने जो अपना जो डेट लेवल है वो कम करना है, और एक तरीका डेट लेवल कम करने का यही है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है वो गिराएँ, हम्म और हम्म इंटरेस्ट रेट आपको पता है मार्केट तय करती है। हम्म तो मार्केट अभी अगर हम बॉन्ड मार्केट देखते हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट जो यील्ड है वो क्रैश कर रही है आहिस्ता-आहिस्ता, हम्म वो अभी अंडर 4% आ गई है। तो ये भी हम्म एक थ्योरी है कि भई
कि वो चाहते थे कि बॉन्ड मार्केट क्रैश हो, उसकी यील्ड्स हम्म कम हो, जिसकी वजह से उनका जो डेट पे इंटरेस्ट है वो कम हो। हम्म तो वो हम्म हो रहा है, हम्म लेकिन उसके हम्म साथ कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, इकोनॉमी भी गिर रही है। तो व्हाट इज़ द एंड गेम? ये इस वक़्त समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें गर्दिश कर रही हैं कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ के आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि अच्छा भई ये वजह थी और इसकी वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा वो ये वाली बात कि यानी यूएस का इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर कितना है, हुँ, क्योंकि अगर टैरिफ चेंज किया जाता है तो पूरी दुनिया जो है वो आगे पीछे होती है। तो एनीवे तो हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली अपने इसके ऊपर। आज हमारा टाइम भी थोड़ा सा कम है। हुँ, तो हम जो अब बातचीत करेंगे वो बातचीत ये करेंगे कि इस इन सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है, जो कि टॉर्च बेयरर है जीसीसी का दुबई, उसकी रियल एस्टेट के ऊपर कैसा आएगा। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, वो हुँ, स्लाइड्स हम रिव्यू करते हैं क्विकली, और उसमें बहुत ही सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं ठीक अपना है। स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आपके साथ। यस, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा आपको? जी, आ गया। राइट, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी, जी, आ गया। डन डन हुँ, डन डन। अच्छा, राइट, अच्छा, 13 एंगल से देखने की कोशिश की है इसको। 3 एंगल, 13 एंगल्स हैं इसके टोटल। हुँ, ठीक है, अच्छा, जो पहला एंगल है वो जैसे हम लास्ट टाइम भी बात कर चुके थे, और फिर मैंने आप ही की बात के ऊपर फिर एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था कि अगर आप मैंने देखा था वो। हाँ। अगर आप दरहम में या एईडी में या जीसीसी करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, यहाँ ये बात बड़ी रेलेवेंट हो जाती है। अच्छा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो जो जिन लोगों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसका मतलब है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो नॉन यूएसडी करेंसीज हैं उन पे मुश्किलात आएंगी। यानी हुँ, अगर हमारी लेट्स से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की या किसी और कंट्री की वैल्यू गिरती है तो डॉलर महंगा हो जाता है। जब महंगा हो जाता है तो लोग कहेंगे कि यार ये तो महंगा हो गया, पहले ही महंगा था अब और महंगा हो गया, तो हम हुँ, कैसे कैसे खरीदें। तो अब ये पॉजिटिव भी है और इसका नेगेटिव एंगल भी है। आगे आ जाते हैं, स्टेबिलिटी। अच्छा, अब इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज हमें नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि यार ये फिर केओस क्रिएट हो गया दुनिया के अंदर, फिर हलचल मच गई है, और हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए हर चीज के अंदर। अच्छा, अब दुबई का ऑब्वियसली एक हिस्ट्री रही है स्टेबिलिटी की काफी अरसे से। तो लोग वही कहेंगे कि जो सोच भी रहे थे ना कि यार ये दुबई दुबई दुबई, तो कहेंगे यार एक और रीजन आ गया दुबई मूव होने का, ये दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि वहां की इकोनॉमी स्टेबल रहती है और बड़ी न्यूट्रल किस्म की इकोनॉमीज हैं इस पूरे पूरे हुँ। पूरे रीजन की। अच्छा, अच्छा, इसमें इसके यहाँ पे साथ एक काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि जब पिछले रिसेशंस आए थे, उस पे दुबई पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था ना। तो ये कहना है कि अगर अभी जो रिसेशन आएगा इस हलचल के बाद से, तो उस पे दुबई पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसको हम नहीं कैसे नहीं, असेस देखिए, करें कि आप जो ग्लोबल शॉकवेव्स होती हैं उससे आप हुँ, आइसोलेट तो नहीं हो सकते, क्योंकि हाँ, दुनिया आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड हुई हुई है। और जैसे हम कहते हैं कि दुबई में कुछ 200 नेशनलिटीज हैं, तो इसका मतलब है कि 200 कंट्रीज से पैसा आ रहा है दुबई के अंदर। तो अगर वहां हुँ, पे कोई भी चेंजेस आएंगी तो वो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट होगा। ग्लोबल शॉक वेव्स को तो आप बड़ी मुश्किल से ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसमें तो खैर कोई एंगल नहीं। बट एस्पेक्ट ये है कि ये पॉजिटिव कितना है और ये नेगेटिव क्या है, हुँ, स्टेबिलिटी कितनी पॉजिटिव है और स्टेबिलिटी कितनी नेगेटिव है। अब स्टेबिलिटी के पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो आपके जहन में है कि यार सेफ हेवन है, सेफ हेवन है। अभी बीच में काफी मसाइल हुए थे ना पीछे, ये हुँ, जो इसराइल ईरान की वॉर, इसराइल फलस्तीन की वॉर, फिर यूक्रेन की वॉर, ये सारी की सारी जो चीजें हुई थी, या सीरिया की वॉर चल रही थी, या इराक ईरान की वॉर जो चल रही थी, उससे दुबई को तो फायदा ही हुआ है। हाँ, अब लेकिन ये जो अमेरिका वाला एंगल है, ये बहुत लार्ज स्केल एंगल है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर हो सकता है, होगा तो दुबई में भी इम्पैक्ट आएगा उसका। अब जैसे ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि वो अगर कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक, क्योंकि डेफिनेटली जो अब इन्होंने रियल स्टेट में पैसा लगाना है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, लॉजिस्टिक के ऊपर, उस पर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। जब वो इम्पैक्ट आएगा तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जो जो रिलाय कर रहे होंगे उसकी इनकम के ऊपर, उनको प्रॉब्लम्स होंगी फिर उसके साथ। हुँ, तो बिल्कुल। ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। हमारा ऑब्वियसली इस पे बात करने का मकसद ही यही है कि हम बेसिकली लोगों को दोनों एंगल दे सकें। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा या आएगा, हम ये कह रहे हैं कि जी ये पॉजिटिव चीजें हैं और ये नेगेटिव चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट करेंगी दुबई को, ताकि
आप जब समझ रहे हो और अपना एनालिसिस कर रहे हो तो आपको पता हो कि भाई मैंने इन कैटेगरीज के ऊपर इसको एनालाइज कर लिया, इसके पॉजिटिव्स भी देख लिए, इसके हाँ नेगेटिव भी देख लिए, तो हमारे पास कंक्लूजन नहीं है कोई, मतलब लोग समझेंगे अगर हम हम्म। इस प्रेजेंटेशन से ये निकालने की कोशिश करेंगे दुबई में इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं, हमारे पास एक हाँ, हम कंक्लूजन नहीं बेसिकली है, रिस्क प्रेजेंट कर रहे हैं हम तो आपके रिस्क सामने। प्रेजेंट कर, हाँ, बिल्कुल ताकि बिल्कुल आपके बिल्कुल। पास एक नॉलेजेबल डिसीजन क्राइटेरिया हो कि जब हाँ आप कोई डिसाइड करें अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का, कि आपको पता हो कि आप किस, मतलब आपके सामने जो रिस्क है वो क्या है। कि बिल्कुल। बाद औक़ात जो है ना, अक्सर लोगों को रिस्क का अंदाज़ा नहीं होता, वो बस कूद पड़ते हैं और फिर उनको बाद में पता चलता है। तो हम आपको पहले से रिस्क हाइलाइट कर रहे हैं कि भाई ये रिस्क हैं, तो इनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की। ऐसे ही है, ऐसे ही। अब देखिए, अभी जैसे आपने कहा था कि स्टॉक मार्केट जा रही नीचे जा रही, तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि यार वो उसका मतलब बाइंग टाइम आने वाला है, हुँ, इसका मतलब बाइंग टाइम आने वाला है। तो जितने इन्वेस्टर्स इस तरह के हैं कि यार जिनको लग रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन होंगी, उनको फिर ऑब्वियसली खुश होना चाहिए इस चीज पे कि इकोनॉमी स्लो डाउन होंगी, तो चीजों की वैल्यू गिरेगी, तो हुँ, वैल्यू गिरेगी तो मैं कम पैसों पे खरीदूंगा, और उसके हुँ, वजह वो ऊपर चढ़ेगी तो फिर मैं ज्यादा पैसों की बेचूंगा। तो ये आपको दोनों एंगल से देखने की जरूरत है इसको, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमिना है कि चीजें ऊपर जाती हैं, चीजें नीचे जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल। अब आ जाते हैं टैक्स फ्री का जो चक्कर है। टैक्स फ्री का बड़ा जबरदस्त किस्म का इंसेंटिव है, और वो मैं और भी वीडियोस वगैरह देख रहा था, आप भी देखते रहते हो नोमैड कैपिटल वाली वीडियोस वगैरह इस तरह की, तो मैं हुँ, देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से हर आदमी इस टॉपिक पे बात कर रहा है कि यार क्या चल रहा है, हम हाँ, टैक्स दे रहे हैं, किस क्यों दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, हम इतना दे रहे हैं, हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। मतलब जितनी बात टैक्स की शायद पोस्ट कोविड हुई है, इससे पहले शायद प्री कोविड बात नहीं थी, और इतनी हाँ। सीरियस बात भी नहीं थी, लेकिन उसकी मेरे कोविड ख्याल के में बाद। एक जी। वजह ये है कि कोविड के बाद से जो इनइक्वालिटी है ना वेल्थ की, वो इतनी बढ़ गई है हम्म कि अब लोग ये सोचने मजबूर होंगे कि यार जितना मैं टैक्स देता हूँ उसके बदले में मुझे सर्विसेज क्या मिल रही हैं, और मेरा हम्म जो वेल्थ बिल्डिंग का जो मेरा अपना प्रोसेस है, वो किस किस हद तक इम्पैक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जितने भी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद से टैक्सेस में इजाफा हुआ है। चाहे वो हम्म आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो, डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हो। अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने कनाडा में और यूएस में दोनों में कैपिटल गेन्स टैक्स की जो परसेंटेज थी वो बढ़ा दी है। यानी कि पहले ऐसा था कि आपकी जो जो भी आपका कैपिटल गेन्स है, उसकी हम्म 50% गेन के ऊपर टैक्स अप्लाई होता था। अब उन्होंने वो बढ़ा के उसको 66.7% कर दिया है। और यूएस ने भी ओ यही किया था। तो आहिस्ता-आहिस्ता वो जो टैक्स नेट है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है लोगों के ऊपर। तो अब लोग ये सोचने मजबूर होंगे कि यार मतलब व्हाट इज़ द एंड गेम, क क कितना मैं टैक्स दूँ अपनी हम्म इनकम का। हम्म तो अब हम्म लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस कि क्या दुनिया में हम्म ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे मैं टैक्स कम दे सकूँ या ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ। तो इसी वजह से वो जो नोमैड कैपिटलिस्ट है ना, उसकी वीडियोज़ में आप देखते होंगे कि वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करता है कि हम्म आप अर्जेंटीना चले जाएँ, आप कंबोडिया चले जाएँ, आप इधर चले जाएँ। हम्म वहाँ पे टैक्स कंपैरेटिवली कम है लेकिन बहुत कम है कंपेयर टू लेट्स से यूएस, कनाडा या हम्म यूरोप। और हम्म क्योंकि अगर आप रिमोट काम कर रहे हैं तो यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, और फिर हम्म आपकी जो ग्लोबल इनकम है उस पे आपकी टैक्स जो है वो काफ़ी कम पड़ता है। तो ये एक काफ़ी कॉमन फिनोमेना है। लोग अब परेशान हो गए हैं इतना टैक्स देके ना, कि भाई कितना हम्म टैक्स हम दें और उसके बदले में हमें सर्विसेज़ क्या मिल रही हैं। पहले ये होता था कि हम्म लोग कहते थे कि यार चलो ठीक है, हम वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हैं, खासतौर पे यूके में या कनाडा में, तो आपको हेल्थ केयर फ्री मिल रहा है। अब हम्म जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है वो डिटेरियोरेट होती जा रही है ओवर टाइम। खुदा ना करे, हम्म अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, आपको 10 प्लस आवर्स वेट करना पड़ता है बिफोर यू हम्म कैन सी द डॉक्टर। हम्म तो वो काफ़ी अब पेनफुल होता जा रहा है ना, कंपेयर टू अगर हम्म आप लेट्स से दुबई में हैं या यूएस में हैं। यूएस में प्राइवेट हेल्थ केयर है, लेकिन ठीक है, आपको अगर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, लेकिन आप इमीडिएटली जो है, आप जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, अगर आपको इश्यूज़ हम्म है। तो हम्म ये चीज़ें हैं जो अब सामने आ रही हैं लोगों के, अब लोग ये क्वेश्चन करने में मजबूर हो गए कि यार क्या ये इतना टैक्स देना जो है वो सही है कि नहीं है, कंपेयर टू द हम्म सर्विसेज़ वी आर गेटिंग? हम्म। यार जैसे वो जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्लोबल विलेज वाला, हुँ, आई थिंक वो बहुत ज्यादा अब रेलेवेंट हो गया, कि अब बिल्कुल। अपने आप को आप ना ग्लोबल सिटीजन समझें, ग्लोबल सिटीजन। और उसमें आप जब ग्लोबल सिटीजन समझें तो फिर ये देखें कि यार मुझे किस चीज का फायदा कहाँ से मिल सकता है। पहले तो ये था हुँ, कि जी मुझे एक चीज का फायदा एक ही जगह से मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, हुँ, ये मेरा मुल्क है। अब चाहे टैक्स ज्यादा हो कम हो कुछ हो, बस यही। अब डेफिनेटली हमारे जैसे मुल्कों में मसाइल क्रिएट हुए, तो हमने निकलना शुरू किया कि भाई निकलो निकलो निकलो। लेकिन हम उस वक्त ये नहीं देख रहे थे कि हमारा टैक्स कितना पे करेंगे, अभी कहते थे यार हुँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी हो गई हमारी, देखो हाँ, सिचुएशन कितनी अच्छी हो गई। अच्छा देखो, मैं गाड़ी है मेरे पास, अच्छा मेरी बेगम खुश है, अच्छा मेरे बच्चे ये सब चलता था। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी
जो है वो खत्म हो गया कोविड के बाद, और लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ है, बट मैं अब अपने आप को कंट्री के साथ वैसे नहीं कनेक्ट कर सकता, क्योंकि कंट्री की खुद बहुत बुरी हालत है। हम्म। यानी जिसपे आप रिलाय कर रहे थे ना, वो कहते हैं ना, जिन पत्तों पे रिलाय कर रहे थे वही आपको जो है वो, हाँ। तो अब आप जो है वो कह बिल्कुल। रहे हैं यार मैं तो अकेला हूं, उसका मतलब है अब जब मैं अकेला हूं तो मुझे तो अपना मसला खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। लोगों को अब ये रियलाइज हो रहा है कि वो दे आर ऑन देयर ओन, हम्म। वो अकेले हैं। और अकेले होने में अब जो आपको करना है काम, वो यही करना है कि अपने बच्चों का अगर मुस्तकबिल सिक्योर करना है तो आपके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स होने चाहिए। हम्म। अगर मल्टीपल पासपोर्ट्स नहीं है आपके पास, तो आपके आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं या बच्चों का जो फ्यूचर है वो मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से जेपरडाइज हो सकता है, अगर आपके पास जो है वो फ्रीडम टू ट्रैवल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हम्म। उसके बाद ये कि जी जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसमें अगर 100 रुपए मुझे मिलते हैं वो जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात, 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन घर तो मेरे 6 रुपए आते हैं, सॉरी 60 रुपए आते हैं। क्यों हाँ। आते हैं 60 रुपए, और 40 रुपए का मुझे मुझे मिलता क्या है? तो अब वो लोग क्वेश्चन करने लगे, और कोविड के बाद ये, तो खास कर समझता हूँ कि प्रॉब्ली दुनिया थोड़ी, या लोग थोड़े से जो है ना वो रियलिटी के करीब आ गए। हम्म। पहले रियलिटी और से थोड़े से हटे हुए थे, और एक कंफर्ट जोन में थे सबके सब, कि हाँ। सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है। कोविड ने वो कंफर्ट जोन सबका खींच लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली सबकी exactly. वीकनेसेस जो है वो बाहर आ गई हैं। और एक चीज़ में मैं और ऐड करूँगा कि हम जब पाकिस्तान से निकलते हैं ना तो हमारे कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार पाकिस्तानी करेंसी वीक है, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन अभी हमने देखा है कि लास्ट 4 ईयर्स के अंदर जो कैनेडियन डॉलर है, खासतौर पे अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ, तो वो 30% ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू यूएसडी। यानी कि जब मैं कनाडा आया था ना 2016 में, उस वक्त यूएस डॉलर कैनेडियन डॉलर ऑलमोस्ट पैरिटी पे थे, दोनों बराबर थे। अच्छा। अब जो है 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल्स 70 सेंट्स यूएसडी। उफ, तो 30% ड्रॉप हो चुका है। तो आप सोचें, अगर मेरी मेरी सारी की सारी वेल्थ अगर कनाडा में है और कैनेडियन हम्म डॉलर में है, तो मैंने अपनी 30% वेल्थ खो दी है हम्म विदाउट इवन हम्म। रियलाइजिंग। यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनकी जो वेल्थ है वो इवेपोरेट हो रही है जस्ट बिकॉज द करेंसी इज डिक्लाइनिंग। कितना तो इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है ये। सिचुएशन यूरोप में भी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब ये ब्रेग्जिट हुआ था तो ब्रिटिश पाउंड कितना गिर गया था यूएसडी के अगेंस्ट। तो जिन, हम्म अगर आपके पास सारा का सारा कुछ आपका यूके में ही है, प्रॉपर्टी आपकी यूके में है, आपका स्टॉक्स जो है यूके के अंदर हैं, तो आपकी जो वेल्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना विदाउट इवन यू रियलाइजिंग इट। तो ये भी एक बेचैनी का बाइस है कि भाई अगर मैंने किसी में ऐसे कंट्री में रह रहा हूँ जहाँ पे करेंसी जो है वो, क्योंकि हर चीज़ यूएस डॉलर के अगेंस्ट कंपेयर होती है ना, हम्म तो अगर आप यूएस डॉलर के अगेंस्ट लूज कर रहे हैं तो यू स्टिल लूजिंग, हम्म यू नॉट गेनिंग, हम्म राइट। हम्म। तो ये भी एक मेरे लिए खास तौर पे एक लम्हा फ़िक्री है कि यार मैं अगर लॉन्ग टर्म देखता हूँ तो मेरी वेल्थ तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इवन दो आई एम मेकिंग मोर मनी, अगर मेरी सैलरी बढ़ भी रही है, अगर मैं प्रॉफ़िट कमा भी रहा हूँ, तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ स्केल आई एम स्टिल हुँ, लूज़िंग। हुँ, तो हुँ, इसीलिए फिर मैं फिर ये दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ कि भई अगर मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करूँ, दुबई में हुँ, इन्वेस्टमेंट करूँ या ओमान में हुँ, करूँ या किसी और मुल्क में करूँ, तो एट लीस्ट आई कैन हेज अगेंस्ट दैट करेंसी डेप्रिसिएशन। अदरवाइज़ अगर हुँ, मैं सब कुछ कनाडा में रखता हूँ, तो मैं तो लूज़ कर रहा हूँ। हुँ। और आप ही कनाडा में बैठ के बात कर रहे हैं। जी, आप जी। ये सोचिए, राइट? आप अरे सोचें जो एग्ज़ैक्टली, लोग जो और पाकिस्तान में जगहों है वो पे तो बैठे बेचारे वो हुए हैं। बिल्कुल ही हाँ। यासीन, 2018 हुँ। जनवरी, 1 यूएस डॉलर ₹105 का। इस अब वक्त तो 300 के करीब 2, पहुँच गए ना। हाँ, 370 381 समथिंग का है। अब सोचिए, तो जिसके पास 1 लाख रुपए थे, आज उसकी वैल्यू पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई 30,000 के बराबर है। हुँ, आप ये सोचिए, और उसको वो रियलाइज नहीं कर रहा इस चीज की कि वो भी कोई टिकी भी नहीं है 30,000 पे। हुँ, वो भी किसी भी वक्त किसी भी छोटी सी चीज के ऊपर नीचे नीचे जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल, आपके पास तो कुछ अभी भी कुछ नहीं है ना, आपके ना कुछ कर रहे हैं आप उस सिलसिले में। समहाउ बिल्कुल, आपने रोक लिया उसको, सब एक तरह से स्टेबिलिटी ऐड की हुई है, बिल्कुल। लेकिन कब तक चलती है वो? बट एनीवे, वापस आते हैं टैक्स फ्री। हुँ, अच्छा, अब एक और जो हम बात कर रहे थे वही कर रहे हैं कि बात अभी टैक्स फ्री की हो रही है ना, उसमें ये कि दुबई के पास, अब दुबई अकेला नहीं है, हुँ, और अब बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ऑप्शंस निकल निकल कर आ रहे हैं लोगों के पास। जैसे अभी आपने जिक्र किया अर्जेंटीना, कोलंबिया, निकारागुआ, हुँ, मतलब मेरे ख्याल से प्री कोविड कोई 20 मुल्क होंगे जो अपने पासपोर्ट दे रहे होंगे, ये रेजिडेंसीज दे रहे होंगे, ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब वो 40 हो गए इसके बाद। बिल्कुल। हर आदमी कह रहा है यार मैं क्या तुम्हारे मुल्क से बेहतर हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। अगर मैं तुम मेरे मुल्क, वो नहीं होता कि यार क्या चीज बेहतर है। तो एक बिल्कुल। तो ये कंपैरिजन है कि टैक्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, कि टैक्स में ये चीज है, टैक्स में ये चीज है, ये टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री तो ये। दूसरा ये है कि भाई टैक्स तो है ही, बट मुझे तो निकलना ही निकलना है, मुझे तो चाहिए चाहिए, तो कम कहाँ होगा, हाँ, कम कहाँ होगा।
और मैं कुछ मेरे हैं क्लाइंट्स, उनसे मैं बात कर रहा था, वो अमेरिकन है, वो कह रहे हैं हम तो अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप को वापस छोड़ करने का प्लान कर रहे हैं। वो जो नोमैड कैपिटलिस्ट का जो बंदा है, हाँ, वो बाय बर्थ तो अमेरिकन है ना, उसने अपनी हम्म, सिटीजनशिप जो है वो फॉरगो की हुई है। और गो की और हुई है, इसीलिए बिल्कुल। क्योंकि जो यूएस का रूल है ना टैक्स का, कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर आप यूएस सिटीजन हैं, वो आपको टैक्स करेंगे ऑन योर फॉरेन इनकम। तो भाईजान इसी अब वजह से यूएस उसने अपनी अकेला यूएस, नहीं है, यूके भी आ गया, अच्छा यूके में यही रूल है? अच्छा, मुझे अब पता कर नहीं दिया था। है, नॉन डॉम अच्छा। कल, पहली पहली अप्रैल से जितनी भी आपकी बाहर से इनकम आ रही है, हाँ, आपको रिपोर्ट करनी है यहाँ पे। नहीं अगर आप यूके में रह रहे हैं तब तो करनी है, वो तो कनाडा में भी करनी होती है। हाँ, लेकिन हाँ, लेट्स से हाँ, अगर आपने यूके छोड़ दिया, आप चले हाँ, गए दुबई, हाँ, हाँ, हाँ। तब भी आपको रिपोर्ट करना टैक्स? अभी नहीं है। हाँ, अभी तो ये उन्होंने सिर्फ पहला यूएस में स्टेप है। ये उठाया है कि अगर आप यूके में हैं और आपकी बाहर से कोई इनकम आ रही है, हाँ, तो वो आपको फिर हाँ, ये वो तो करना कनाडा में भी है, पड़ेगा। अगर आप और यहाँ रह अगर रहे हैं, आ आपकी भी कोई भी रही है और फॉरेन, नहीं भी आ रही, तब भी हुँ, आपको करना बिल्कुल। पड़ेगा। ये तो कनाडा बिल्कुल। में भी रूल है, लेकिन यूएस में तो इससे एक स्टेप और आगे है ना, कि अगर वो आप तो कहीं यूएस कहीं भी छोड़ जाओ, भी देते हैं, हमारा हम तो हाँ, तुम तुम्हारे पीछे हैं। तो वो आपको हर जगह जो है ना टैक्स करेंगे। तो इस वजह से वो जो बंदा है नॉर्बर्ट कैपिटलिस्ट वाला, उसने अपनी सिटीज़नशिप जो है वो फ़ॉरगो की है, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी जो फ़ॉरेन इनकम है, इवन दो वो अब यूएस में नहीं रहता, तो उस पे हुँ, टैक्स ना लगे। हुँ, 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 हुँ। नहीं तो इस तरह के बहुत सारे लोग अब निकल आएँगे। हुँ। आने वाले वक़्त में ये ट्रेंड बहुत हॉट होता जा रहा है। बल्कि अभी कुछ एक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो मुझसे बता रहे थे कि किसी डिजिटल कंट्री बनाने की बात हो रही है। बहुत से लोग अपने आप को ओपन कर रहे हैं क्रिप्टो के हवाले से, कि क्योंकि इतनी रेगुलेशंस बढ़ती जा रही हैं अब दूसरे कंट्रीज़ में, कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि क्रिप्टो को जो है ना अपने वेल्थ में रखना, हुँ, क्योंकि वो हुँ, टैक्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो हुँ, कुछ हुँ, कंट्रीज़ ऐसे हुँ, हैं जो कि अपने आप को ओपन कर रहे हैं कि भाई ये लोअर टैक्स एनवायरनमेंट है, अगर आप अपनी वेल्थ क्रिप्टो में यहाँ लेके आते हैं। खासतौर पर पोर्चुगल का काफ़ी नाम मैंने सुना है इस हवाले से, कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी वेल्थ क्रिप्टो के अंदर है, तो वो हुँ, अपना जो वेल्थ ऑफ पोर्चुगल में लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कम है। हुँ, हुँ। तो ये ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब है। तो अब जी, जी, बिल्कुल। दुबई दुबई को ना इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लोगों से कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो ये एक चक्कर है। अच्छा, उसके बाद रेंटल यील्ड्स हमें पता है कुछ 6 से 10% तक की हैं। तो ऑब्वियसली काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो लोग जो जिनको रेंटल यील्ड्स कम मिल रही हैं अपने-अपने एंड के ऊपर, तो वो सोचेंगे कि यार मैं इन्वेस्ट वहाँ करूँ ताकि रेंटल यील्ड्स मुझे अच्छी आएँ। बट एट द सेम हुँ, टाइम जब ये ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज़ होगी इनकी, टैरिफ की वजह से, तो जो अफोर्डेबिलिटी है बहुत सारे लोगों की, वो हिट हो सकती है। टेनेंट्स की हाँ। और लैंडलॉर्ड्स की। तो ये भी लोगों को सोचना होगा कि रेंटल यील्ड्स ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम ये है कि थोड़ा-सा स्ट्रेन भी आ जाएगा इस तरफ। हुँ। अच्छा, मैं थोड़ा-सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा-सा जी, जी। हमारे पास कमी है इसकी। अच्छा, अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर। अब इतना सारा कमिटमेंट हुआ है इनका, 1,35,000 यूनिट लॉन्च हुआ है 2024 के अंदर सिर्फ। हुँ, अ, वो अब जब ऑब्वियसली कुछ तो खरीद लिया गया होगा सामान, कुछ खरीदा जा रहा होगा, कुछ फ्यूचर में होगा खरीदने का। अब वो जो कॉस्ट जिन लोगों ने खरीद ली, उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि वो तो कॉस्ट उन्होंने लॉक कर दी होगी। हाँ। उससे ये होगा कि जो लोग हैं डेवलपर्स हैं, इनके कुछ प्रॉफिट मार्जिन हिट कर जाएँगे। क्योंकि अगर चीज़ें थोड़ी-सी महँगी होती हैं ओवरऑल, तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ सकता है ट्रेड वॉल्यूम के साथ। बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि ये लोग अपने सप्लायर चेंज कर लें, यू नो अपने हुँ, सप्लायर्स कुछ को चेंज करें। अच्छा, दूसरा ये कि अब ये भी हो सकता है कि चीज़ें इनको सस्ती मिलें। ये जो डेवलपर्स हैं, क्योंकि अब अगर अमेरिका को नहीं बेच पा रहे वो चीज़ें, तो ये लोग ये करेंगे ना कि बजाय अमेरिका को बेचने के किसी और जगह पे को हुँ, बेचेंगे। रशिया को बेचेंगे, यूएई हाँ, को बेचेंगे, क्योंकि अब आपको अपना जो क्या कहते हैं, अपनी कस्टमर लिस्ट है उसको रिव्यू करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कस्टमर जो है वो अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी प्रोडक्ट हुँ, के अंदर। तो बिल्कुल। उससे दुबई को फ़ायदा भी बहुत हो सकता है, कि हो सकता है वो जो जो कॉस्ट आए ये तो मतलब डेवलपर को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अभी जो नई लॉन्चेस हों, उसमें जो प्राइसिंग है, वो थोड़ी-सी स्वीट हो जाए, हुँ, क्योंकि आपकी बाइंग कॉस्ट कम हो गई है। पहले आपको चीज़ें मिलती ही नहीं थी क्योंकि वो अमेरिका चली जाती थी। अब जो है वो कह रहे हैं कि यार हमें तो यहाँ से बड़ी अच्छी ऑफर आई हुई है यहाँ से। तो इस वक़्त प्रोबेबली ग्लोबल शॉपिंग का टाइम आ गया है। क्योंकि जब हुँ, जिन लोगों के पास पैसा मौजूद है ना, वो अब शॉप कर सकते हैं कि यार मेरे पास पहले ये ऑप्शन थे, इस प्राइस पे मिल रहे थे। अब क्या करें? वो कहेंगे यार पहले तो हमारे पास होते ही नहीं थे क्योंकि हम तो अमेरिका भेज दिया करते थे सारे, लेकिन अब हमारे पास आ गए और हम सस्ते में भी दे सकते हैं आपको।
तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रॉब्ली दुनिया जो है ना वो इस ट्रेड वॉर की वजह से एक और भी इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि दुनिया जो है ना वो थोड़ी करीब आएगी एक दूसरे के। दुनिया जो कटी वटी थी ना और अमेरिका पर रिलाई कर रही थी टोटल, आई थिंक उसका भी काफी वो इम्पैक्ट अक्सर लोग पड़ेगा। कहते हैं ना कि पहले एक यूनिपोलर रूल था, अब वो हम्म मल्टीपोलर रूल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा कि यूएस एक तरफ और चाइना अपना जो है एक एक्सपेंशन करेगा साउथ के अंदर, जो दूसरे एशियन कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ट्रेड हम्म बढ़ेगी उनकी, और साथ ही साथ यूएस की जो ट्रेड है वो कम होगी, क्योंकि ये जितना भी ट्रेड वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि भाई ये किस तरफ जाएगी, जितनी भी ये जो कॉमर्स है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसका बड़ा मल्टीपोलर किस्म के इम्पैक्ट्स होंगे। यार बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं इसके अंदर, हुँ, बहुत सारी मूविंग पार्ट्स हैं। अब ये इस वक्त ये बताना, और अब प्रॉब्ली हम क्योंकि काफी अर्ली स्टेज में है इसके, ये बताना कि किसका मेजर इंपैक्ट होगा किसका कम होगा, आई थिंक उसको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। और स्टडी करने के बाद हम एक सेशन कर सकते हैं जिसमें हम ये कह दें कि जो हमने ये सेशन किया था इसके अंदर जो कुछ चीजें थी उसका हुँ, कितना बड़ा कितना इंपैक्ट हो सकता है। आई थिंक वो एक अच्छा डिस्कशन है करने के लिए। बिल्कुल। आगे आ जाते हैं। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टर इनफ्लो, ऑब्वियसली वही ना कि दुबई की मार्केट क्योंकि स्टेबल है तो उसमें लोग फिर आएंगे वो करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। हुँ, स्टेबिलिटी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है ना कि यार स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी कोई छोटी चीज नहीं है। अब जैसे इवन यूके, लंदन या इधर जगहों के ऊपर जब हम जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हम यही देखते हैं ना कि यार ये स्टेबल सी हैं, ये हुँ, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। ग्लोबल कोई शॉक वेव आती है तब तो कोई प्रॉब्लम है, लेकिन लेकिन इनहेरेंटली इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर मैं लंदन में इन्वेस्ट करता हूं या ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करता हूं, या ये मार्केट बड़ी मेच्योर, बड़ी इन डेप्थ मार्केट है ना। दुबई आपने अपने आप को ये स्टैब्लिश, मैं ही नहीं कह रहा कि 100% कर लिया, लेकिन वो उस रास्ते के ऊपर एस्टैब्लिश करने के। तो दुबई इज नॉट अ इमेच्योर मार्केट एनी मोर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बहुत मेच्योर भी नहीं हुई है वो मार्केट, लेकिन मेच्योरिटी की हुँ, तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन अच्छी है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है लोगों का देखने का कि यार और कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें हम डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें दुबई आराम से पिक हो सकता है। जो बहुत सारे लोग पहले कंसिडर ही नहीं कर रहे थे कि नहीं यार कोविड गुजर गया है, टाइम अच्छा है, ठीक है, चीजें सेटल हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मेरा बिजनेस दोबारा से पिक होना शुरू हुआ है, वो दोबारा से अब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। हुँ, क्योंकि जो टैरिफ्स की आप बात कर रहे हैं इसमें तो मेजर प्लेयर इन्वॉल्व हुए ना। यानी $3 बिलियन का, श्रीलंका की एग्जाम्पल दूं, $3 बिलियन का एक्सपोर्ट है। वो जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं वहां पे, वो तो एंजॉय वो कर तो रहे थे ना प्राइवेट पहले। हाँ, वो तो प्राइवेट बिज़नेस है ना, वो कोई हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट का नहीं है। बिजनेस है, वो एंजॉय हाँ, कर रहे थे ना, लेकिन अब उन्हीं को जब हिट पड़ेगी तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे यार ये तो क्या मुसीबत है भाई ये। हुँ, क्योंकि मैं श्रीलंका में बैठा हूं तो मुझ पे 37% इन्होंने टोका, यूएई पे 10% है। हाँ। अब ये देखे ना, बहुत सारे लोग अपनी जगहों से निकलेंगे और यूएई जाएंगे क्योंकि वहां पे कम टैरिफ है ना, 10% का, हाँ, राइट। अब ये भी नहीं पता ना कि ये पर्सिस्टेंट कितनी देर तक रहता है, हो सकता है हाँ, ये ये तो है, टेम्परेरी हो। ये तो है। हाँ, लेकिन ये बात हुँ, भी तो है ना कि दरअसल इनके साथ जो रिलेशनशिप है इनकी, अमेरिका की रिलेशनशिप जीसीसी के साथ जो है वो बहुत हुँ, ही बिजनेस ओरिएंटेड और उस तरह की। वो सऊदी अरेबिया पे 10% लगाया इन्होंने, हुँ, ओमान पे 10% लगाया इन्होंने। 10% तो कोई चीज ही नहीं है, जहां पे 56% चाइना पे लगाया हुआ है हाँ, इन्होंने। बिल्कुल। तो अब बताएं कितने चाइनीज निकलेंगे और यूएई जाएंगे, हुँ, कितने निकलेंगे, दैट्स एन राइट। इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, तो बिल्कुल। ये सब निकलेंगे ना जब वहां से, क्योंकि लोग यही कहते हैं ना कि भाई इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से चले जाओ, इस हाँ, हाँ, रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से चले जाओ। हाँ, अब इंडिया को कितना फायदा होगा? इंडिया को 27% लगाया है, हमारा ज्यादा है शायद 29-30% है पाकिस्तान का। हुँ, अच्छा, बांग्लादेश में 37, बट नहीं, बांग्लादेश में ज्यादा लगाया है शायद श्रीलंका से। हाँ, बांग्लादेश भी को भी इतना ठीक ठाक लगा दिया इसके ऊपर। अब हुँ, इंडिया को फायदा होगा बांग्लादेश की वजह से। हुँ, तो अब बहुत सारे जो अब बंगालीज हैं वो निकल के फिर इंडिया जाएंगे कि भाई हम वहां फैक्ट्री खोल लेते हैं, या हुँ, हम। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब दूसरी कंट्रीज में लोग नहीं मूव करेंगे, लोग ऐसी जगहों को देखेंगे जो नोमैड कैपिटल बता रहा है। क्योंकि इस वक्त लोग बहुत देख रहे हैं इन चीजों को, तो बहुत सारे हुँ, लोग इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, साथ में ये होगा कि ये जो अब टाइटर होगा ना मॉर्गेज वॉर्गेज की चीजें, जाहिर सी बात है पीछे से आपके जो बॉन्ड्स का आपने जिक्र किया पीछे, अमेरिका जब उसको टाइट करेगा तो आपका भी टाइट होगा यहाँ पे मॉर्गेज की एक्सेसिबिलिटी। तो हो सकता है कि अभी 25-75 है लोन टू वैल्यू रेशो, हो सकता है वो बढ़ा दे, ओके जी हुँ, 30% लाओ, 35% लाओ। क्योंकि मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूएई जो है ना वो बहुत ही रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब कोई चीज होती है ना फौरन कर देता है कुछ ना कुछ, हुँ, बैठे हुए नहीं। दुबई को मैं जब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कोई 14
15 महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि कोई ना कोई खबर लाके खड़ी कर देते हैं जब भी किसी चीज का शोर मचता है। हमने लास्ट हुँ। टाइम भी इसको डिस्कस किया था। और मैंने ये भी देखा कि दुबई जो है ना वो काफ़ी उस हवाले से भी जो है वो रिएक्टिव है कि अगर कोई इवेंट होता भी है तो वो फिर उसको कोशिश करते हैं कि वो उसका दोबारा वो इवेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिपीट ना हो, जो भी रिपीट ना 2008 में जो क्राइसिस आया था उसके बाद काफ़ी इम्पैक्ट आया था दुबई पे ना, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि भई हम उन चीज़ों को एड्रेस करें जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में कम हो। हो। तो जिस जिस उसी वजह से ये गोल्डन वीज़ा वगैरह उन्होंने दिया क्योंकि पहले ये था कि किसी के पास कोई परमानेंट आया ही नहीं था दुबई में रहने का, तो जॉब खत्म हुई आपको निकलना पड़ता था। अब उन्होंने वो जो रेज़िडेंसी देना वीज़ा देना शुरू किए हैं, तो लोग अब रुक सकते हैं अगर जॉब नहीं भी हुँ, हो। हुँ, तो इस तरह के वो मेजर्स करते हैं जिसके बाद जो है वो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट उस उतना ना हो जितना पहले हुआ था। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे और एक और भी चीज़ है ना, बात दरअसल ये कि अगर ये अपना जो वो एंट्री बैरियर है, अगर वो काफ़ी कम कर देंगे, तो दुबई दरअसल इतने लोगों को इस वक़्त सँभाल भी नहीं सकता। संभाल नहीं सकता, हाँ, बिल्कुल। आप मैं अक्सर देख ये रहे हैं सोचता कि हूँ कि दुबई ये के तो इतना ट्रैफ़िक की छोटा-सा क्या सिटी हालत है। है, हाँ। एयरपोर्ट्स की क्या हालत है, हुँ, महँगा वैसे क्या हालत है। तो अगर वो नीचे करेगा तो ये भी तो देखना है ना कि मैं तो तैयार हूँ लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन हुँ, मैं कैसे मैनेज करूँगा उनको? मैं बिल्कुल। मैनेज नहीं कर सकता। तो वो उसके साथ-साथ ग्रेजुअली कर रहे हैं हुँ, उसको उनको पता है कि हम कितना मैनेज कर सकते हैं और कितना वो कर सकते हैं और इसी वजह से ये जो रियल एस्टेट आपको नज़र आ रही है क्योंकि हुँ, वही वाली बात कि 2 दफ़ा आपके साथ हो चुका है। ठीक है? तीसरी दफ़ा तो कोविड था, कोविड को तो इग्नोर कर देते हैं। 2 दफ़ा आपके साथ सीरियसली प्रॉब्लम हो चुकी है। तीसरी दफ़ा भी आप वही गलती करेंगे? हुँ, नहीं करेंगे ना। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा फॉरेन जो आपने भी ज़िक्र किया, बिल्कुल, ये इंसेंटिव जो है प्रोबेबली शायद इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद कोई और अच्छा इंसेंटिव आ जाएगा। हुँ, अगर मार्केट के अंदर कोई चीज़ें होती हैं ना, तो दुबई के पास अब वो टूल्स आ गए हैं, उसको क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के या रिएक्ट करने के टूल्स आ गए हैं उनके पास। अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ तो दुबई क्या करेगा? फिर क्या वो इवेंट हुआ तो फिर क्या करेगा? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हुँ, हो सकता है कि इस साल आप एक्सपेक्ट करें कि दुबई कोई और एक नई चीज़ लॉन्च कर दे, जिससे वो उसकी अट्रैक्टिवनेस और इंक्रीज़ हो जाए। ये इस साल एक्सपेक्टेड है। हुँ, हुँ, अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि ऑब्वियसली लोग कहेंगे यार ये तो अब तो अनस्टेबिलिटी हो गई है, दुबई कैसे जाएँगे? वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो हम अपनी जगह पे रहते हैं, थोड़ा-सा यू नो लो प्ले करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि लोग डर जाएँगे ना जब हुँ, स्टेबिलिटी नहीं होती तो लोग डर के बैठ जाते हैं क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। तो हाँ, जो जब कहते हैं क्या होने वाला है पता नहीं तो पैसे दबा के रखो, पैसे दबा के रखो। तो ये भी हो सकता है कि लोग कहें कि हमें आगे अभी मूव नहीं करना, अभी हम रुकें। तो ये प्लस भी है और ये माइनस भी है। आगे चलते हैं, लग्ज़री मार्केट की अपील जो है, वो आई थिंक थोड़ी-सी इम्पैक्ट होगी आने वाले वक़्त के अंदर। कैसे होती है, कितनी ज़्यादा होती है, ये भी डिपेंड करता है हुँ, कि किस तरह से होती है। क्योंकि अब टैरिफ जो है वो स्विट्ज़रलैंड पे भी लगा दिए उन्होंने ना, ईयू पे हुँ, 20% लगाया है। आई थिंक स्विट्ज़रलैंड पे 27% लगाया है। तो अब यूरोप से जो माइग्रेशन होना है बिज़नेसेस का इन तीनों का उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा हुँ, यहाँ यहाँ के ऊपर। तो लग्ज़री मार्केट की जो अपील है वो देखने वाली है कि वो कैसे शेप अप करती है। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा-सा जो एंथुसियाज़्म था लग्ज़री मार्केट का पोस्ट कोविड वो वो कम थोड़ा-सा हुआ। हुँ, थोड़ा-सा हल्का हो, लोग थोड़ा-सा लोअर एंड की तरफ जाएँ। तो दुबई को प्रोबेबली वैसे भी फोकस ज़्यादा आप करने की ना मिडल लेवल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पीछे गैप क्रिएट हुआ है। जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग जो थी ना, बहुत सारे लोगों के लिए दुबई बिल्कुल ही अफोर्डेबल वो नहीं रहा। इम्पॉसिबल हो हुँ, गया था। हो हुँ, सकता है आने वाले वक़्त के अंदर और आई थिंक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन्होंने लॉन्च भी किए कुछ 17,000 अफोर्डेबल हाउसेस दुबई ने अभी अनाउंस किए हैं। तो वो भी फिर खबर इसके साथ कनेक्ट होती है कि वो कैसे एड्रेस करेंगे इस चीज़ को। हुँ, हुँ, आगे चलते हैं। अच्छा जियोपॉलिटिकल पोज़ीशनिंग जो है वो इनको फ़ायदा देगी, पहले भी फ़ायदा दे चुकी है, अभी भी फ़ायदा देगी। ये साइड्स लेते नहीं है किसी की। लेकिन ये हो सकता है कि वो प्रेशर डेवलप हो कि हमें किसी की साइड लेनी है और किसी की साइड नहीं लेनी है। अभी देखिए कैसे इन रिलेशनशिप्स को ये मैनेज करते हैं। क्योंकि 2 बड़ी जो रिलेशनशिप जिन्होंने मैनेज करनी है वो एक यूएस है और एक एक चाइना है। ये दोनों बहुत बड़ी रिलेशनशिप्स हैं और उसको किस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं। तो यूएस को तो उस हिसाब से इन्होंने मैनेज किया हुआ है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जो ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिस्टम है, जो क्या कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, एफएटीएफ वगैरह है, हुँ, उस हुँ, तरह से उन्होंने मैनेज किया हुआ है और ऑब्वियसली आपको पता है कि दुबई किसी चीज में बोलता ही नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है हर हर मामले में अमेरिका के साथ। अब बिल्कुल। चाइना के साथ किस तरह से इनकी रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, चाइना कितना इन्वेस्ट कर रहा है दुबई के अंदर, ये बहुत मैटर करता है कि किस तरह से बैलेंस आउट आउट करते हैं।
अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इनके। ये ब्रिक्स का पार्ट है। यूएई जो है वो ब्रिक्स का पार्ट है। तो ये इस वक्त इनकी नई रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होंगी बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। तो जब ये डेवलप होंगी तो ये दुबई के लिए तो बहुत अच्छा है। डाइवर्सिफिकेशन, एक इकोनॉमीज की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो ये तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है कि जो इनके रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो बेहतर होंगे। मुझे कुछ इसका नेगेटिव पॉइंट नजर नहीं आ रहा, बिकॉज से ये जो यूएस ने किया है, यहाँ पे यूएस थोड़ा आगे रह गया है और बाकी दुनिया जो है वो करीब आ गई है। ये तो जैसे है। कि यूएस दूसरी दुनिया के करीब आता, यहाँ थोड़ा सा हाँ, ऑपोजिट हो गया। तो जो कि अच्छा है दुनिया के लिए कि दुनिया की रिलायंस यूएस के ऊपर थोड़ी कम होगी। हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म है। प्रोटेक्शनिज्म वही कहते हैं कि अपनी जो जो ट्रेड है उसको उसको बचाना। तो यूएई के अंदर तो ये सारा फ्री जोन्स और ये सारी चीजें मौजूद हैं। ट्रेडिंग हब है वहां का। तो ये तो अच्छी बात है इस रीजन के लिए कि भाई यहाँ पे इनकी की कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी ट्रेड के ऊपर या टैक्सेस लगे हुए हो कुछ है। तो ये तो ऑलरेडी तैयार है इस मामले में। इस चीज से का इन पे फर्क नहीं पड़ता कि टैरिफ वॉर पड़ी नहीं पड़ी क्या पड़ी, इनका तो ट्रेड रूट है और ये खुद तो कुछ उससे अर्न नहीं करते इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। लेकिन ये कि ओवरऑल वॉल्यूम जो है ट्रेड का वो चेंज हो जाएगा। तो पहला वॉल्यूम जो श्रीलंका से निकलता था और वो दुबई आता था और दुबई से अमेरिका जाता था, तो अब श्रीलंका का निकलेगा तो क्या वो दुबई आएगा, तो दुबई से कहां जाएगा और क्या वो इतना वॉल्यूम का होगा या नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो इंपैक्ट कर सकता है, ऑल्दो के जो डायरेक्शन है कि वो किधर जाएगा वो उनको मैटर नहीं करता इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा सप्लाई आगे चेन चलते जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क है। और हैं। आप जब भी कभी एक जगह चेंज लेके आते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको मल्टीपल जगह पे नज़र आता है। ये हमने देखा था कोविड के दौरान कि जब उन्होंने सप्लाई चेन ब्लॉक की, तो हमें कितने महीनों तक उसका इफ़ेक्ट आता नज़र नज़र आता रहा। इवन जब उन्होंने दोबारा वो फैक्ट्रीज़ ऑन भी कर दी, लेकिन उसको टाइम लगा सप्लाई चेन को दोबारा से बैलेंस करते-करते। तो यही सिचुएशन अभी हमें नज़र आएगी कि ये जो उन्होंने एक हलचल मचा दी ना ट्रेड वॉर की वजह से, अब इसका इम्पैक्ट आएगा सप्लाई चेन के ऊपर, जिसका हमें असर आते-आते महीनों लग जाएँगे। यानी कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, इसका इम्पैक्ट हमें हो सकता है 6 महीने बाद पता चले। भाई उन्होंने अमेरिका में इस पे 25% कर लगा दिया है ना, टैरिफ जो लगाए गाड़ियों के ऊपर हुँ, 25% के लगा दिए। अब बात ये है कि 25% तो लगा दिए, लेकिन अमेरिकन गाड़ियां खरीदता कौन है? पहली बात, नंबर हाँ, वन। नंबर टू, अगर कोई खरीदेगा भी तो वो गाड़ी अमेरिका में थोड़ी बनती है, वो तो मैक्सिको में बनती है, वो तो कनाडा या में, कनाडा बनती है, में, हाँ। में बनती है। तो ये चाह क्या रहे हैं उस चीज से, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम चले जाए नोकिया वगैरह को, नोकिया कह रहा हूँ सॉरी, नाइके वगैरह को देखें, तो ये सारी की सारी जो चीजें कहाँ से बन रही हैं? बांग्लादेश से बन रही हैं, वियतनाम। वियतनाम से बन रही हैं, यहाँ हुँ। से। तो अब वो ये चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए और ये अमेरिका में फैक्ट्री खोलेंगे उसकी। अगर हाँ, अमेरिका में फैक्ट्री खोलेंगे तो जो आएगा काम करने के लिए वो कहेगा जी मैं तो $1,00,000 लूंगा, चलो हाँ। लाख तो ज्यादा हो गया, $60,000 लूंगा बनाने के। हैं? तो वो जो जूते की प्राइस है नाइकी की, जो आप एंजॉय करते हैं, कोई आई हाँ, डोंट नो $150 की, $200 की, $250 की, जो भी आप एंजॉय वो करते हैं, तो वो $500 कहाँ पे चली पहुंचेगी? जाएगी। हुँ, कहाँ पहुंचेगी? तो वो जो है ना कि उसने क्या इसको अच्छी तरह सोचा है, क्या इसको पता है कि भाई मेरी बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज हैं जो कि यू नो जो नोटोरियसली मतलब अमेरिका को रिप्रेजेंट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर, और अमेरिका के ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे, वो असल में अमेरिकन ब्रांड थोड़ी हैं वो। हुँ, पीछे जो सप्लाई चेन है वो चल रही है सबकी। ऐसा ही है। उन्होंने अमेरिका ने ब्रांड बना लिया लेकिन फैक्ट्री थोड़ी लगाई है। और वो क्या 2 साल में लग जाएंगी क्या फैक्ट्री, या 4-3 साल में लग जाएंगी, और 5 साल के बाद एक नया हाँ, प्रेसिडेंट आ जाएगा, वो कहेगा ये तो मुझे करना ही नहीं, मुझे तो कुछ और करना है, फिर क्या करेंगे हम? हाँ, अक्सर लोगों का कहना ये है कि ये बेसिकली नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं, प्रेशर डालने के लिए लोगों कंट्रीज़ के ऊपर। इन द एंड ये सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है कुछ टैरिफ्स लगे रहें, लेकिन ये कही ठीक जो है आपने, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये लेकिन होगा ये जो डेफिनेटली। ब्लैंकेट इसने टैरिफ लगाए हैं, वो बाद में खत्म हो जाएँगे, क्योंकि इसकी कोशिश ये है कि वो प्रेशर डाले लोगों पे, कंट्रीज़ के ऊपर, ताकि वो दोबारा से जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट हों। रीनेगोशिएट करें। हाँ, और बिल्कुल। कुछ जगहों पे डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि अनफेयर हुआ है ना, हाँ, यूएस की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर उन्होंने तो लगा दिए हैं, हमारे पास है नहीं। तो कुछ हुँ, जगहों पे उसने उसको देखा, तो अच्छी भी बातें होंगी, कुछ कुछ बुरी बातें भी होंगी, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है और बाकी मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। डेट सर्विसिंग जो है आपकी,
अब ऑब्वियसली यूएई आपको पता है इस पर कैश रिच है, दुबई भी कैश रिच है और ये सारी कंट्रीज कैश रिच है। और कैश रिच का मतलब ये है कि एडी में कैश रिच है, एडी का मतलब यूएस डॉलर के अंदर कैश रिच है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। लेकिन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे हमारे मुल्क हो गए, पाकिस्तान हो गए, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी उसकी, क्योंकि डॉलर महंगा हो जाएगा। जब डॉलर महंगा होगा तो हम तो बेचारे रुपयों में कमाते हैं, तो रुपए में ज्यादा हमें कमाना पड़ेगा। तो अब वो वाला इम्पैक्ट है वो इनपे नेबरिंग कंट्री पे तो आ जाएगा, लेकिन उसका फायदा फिर इन जगहों पर होगा, दुबई वगैरह को होगा। अच्छा, अब टूरिज्म एक बहुत बड़ा चक्कर है। आपको पता है कि दुबई जो है खड़ा हुआ टूरिज्म के ऊपर है। वो लोगों को जहाजों में भरते हैं पूरी दुनिया से, दुबई लेके आते हैं, लोग निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, देखते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं और घर वापस चले जाते हैं, या कुछ कहते हैं कि घर जाके कि कुछ अर्से बाद हम दुबई चले जाएंगे। ये है दुबई का बिजनेस मॉडल। इस तरह से दुबई की चीजें बिकती हैं। अब अगर ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा दुनिया के अंदर, तो लोगों का जो टूरिज्म वाला एंगल है, बिजनेस ट्रैवल तो ठीक है, होता ही होता है, लेकिन जो टूरिज्म वाला एंगल है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। लोग कहेंगे यार तो जरा पैसे बचा लें, अच्छा यार थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा वो कर लें, तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि दुबई की काफी टूरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी है हर हिसाब से, तो वो इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। तो जो हॉस्पिटैलिटी के रेवेन्यूज हैं और जो ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री के जो रेवेन्यूज हैं वो हैम्पर हो सकते हैं। सो ये हैं कुछ 13 पॉइंट जो हमने निकाले थे रिव्यू करने के लिए। और ऑब्वियसली ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है कि, और वो इसमें बहुत सारे ऐसे भी एंगल होंगे जो कि अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जो कि इसको बड़े अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ये चंद चीजें थी जिसमें हमने ये निकालने की कोशिश की कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, और कौन कौन से एंगल्स हैं जो कि देखने चाहिए किसी को भी अगर वो दुबई में इन्वेस्ट करने जा रहा है। मेरा पॉइंट ये कि अगर आप सीजन इन्वेस्टर्स हैं तो आप फिर लॉन्ग टर्म है इस गेम के अंदर, और ये गेम आपको अच्छा लगता है, नीचे जाना भी अच्छा लगता है और ऊपर जाना भी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट नहीं होंगी। सो ये वो पीरियड है एनालाइज करने का कि यार ये इस पीरियड ने क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं और इन अपॉर्चुनिटीज को मैं कैसे कैपिटलाइज करूं और लॉन्ग रन में मुझे क्या फायदा होगा। जैसे हम काफी अरसे से कह रहे थे, मैं तो पीछे भी कह रहा, मैं कहता रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म देखिए, रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म देखिए, रियल एस्टेट को शॉर्ट टर्म मत देखिए। अगर आप फ्लिपर्स हैं तो आप रियल एस्टेट के लोग नहीं है, फिर आपको कोई और काम करना चाहिए, आपको डे ट्रेडिंग पे चले जाओ, वहां चले जाओ, वो होता होगा। लेकिन रियल एस्टेट इज नॉट फॉर फ्लिपिंग। जिनकी भी जनरेशनल वेल्थ डेवलप हुई है वो टाइम के साथ हुई है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की अपनी वो टाइम की है और लर्निंग्स की है, और उस बेसिस के ऊपर माशाल्लाह से उन्होंने अपनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट की है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है ये साल ही, बल्कि क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में एक स्टर क्रिएट हुआ है, मार्केट हिलेगी झुलेगी, मार्केट सेटल होगी, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि अभी भी इनके पास रूम है जाने का, इसमें कोई वो नहीं है। आपके पास दुबई जैसी अभी भी दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये आप सबको पता है। कुछ भी कह लें पूरी दुनिया में, कुछ भी कह लें आप, दुबई जैसी चीज पिछले 20 साल में नहीं है। और ये ऐसे वक्त में निकल कर आई है जहां पे इनके पास 20 इयर्स की क्रेडिबिलिटी मौजूद है अप एंड डाउन की। तो इट्स स्टिल अ ग्रेट मार्केट टू वॉच, स्टिल अ ग्रेट मार्केट टू इन्वेस्ट, बट रिस्क एनालिसिस, डिस्कशंस, डिटेल्स, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है करना। और अगर आप ये कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आपको फायदे होंगे। बिल्कुल, ये है बस मैसेज। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्टॉक मार्केट का भी यही है कि अभी तो गिर रही है, ऑफ कोर्स वो गिरेगी, लेकिन फिर वहाँ से दोबारा उठेगी भी। ऐसा नहीं है कि वो गिरती चली जाएगी और बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर हर पीरियड के अंदर जो है वो बूम्स एंड बस्ट आते हैं, और इस वक्त टर्मोइल है, तो ऑफ कोर्स जो भी मैल इन्वेस्टमेंट है वो शेक आउट होकर निकल जाएगी। लेकिन इन दी एंड फिर जो 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 भी सर्वाइव करेगा इसमें, वो ऑफ कोर्स फ़ायदे में रहेगा। और इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना होता है पहले से, ताकि आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है ना। एवरी क्राइसिस हैज़ ऐसे ही है। ओपन द डोर फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो इसमें आपको जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपने अगर पहले से आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर आप ऑफ कोर्स उसके गेन्स जो हैं वो बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप डर के बैठे रहे कि नहीं भाई मैं तो अब एंटर नहीं हो रहा है इसमें, तो बड़ी जो है ना क्राइसिस आई हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो यही सिचुएशन रियल एस्टेट के साथ भी है। तो जहाँ इसमें जहाँ मैं बस आपको एक चीज, टर्मोइल नजर आएगी, जी बोलिए। एक चीज मैं ऐड करूंगा, वो करूंगा, मार्केट जैसी भी हो चीज अच्छी खरीदनी चाहिए।
क्योंकि चीज अगर अच्छी है ना तो अच्छे हालात में भी ऊपर जाएगी वो, और बुरे हालात में भी सस्टेन रहेगी। लेकिन अगर बुरी चीज खरीद ली बिल्कुल। तो वो अच्छे हालात में तो चढ़ गई, हाँ, लेकिन बुरा बुरे लगना हालात चाहिए। में वो नुकसान देगी आपको कि आप कहेंगे यार ये मैंने क्या क्या कर दिया। एग्ज़ैक्टली। तो आपको बुरे हालात में तो बहुत अच्छी चीज लेनी चाहिए, और चीज का गेम है सारा का सारा, इवेंचुअली बिल्कुल। क्वालिटी का गेम है, वैल्यू फॉर मनी का गेम है। उन चीजों को आप इंटैक्ट रखें। जर्नल चीजें सिर्फ टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मुझे अभी हाँ, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन मैं जो भी खरीद रहा हूं वो चीज बहुत अच्छी है बस। एग्ज़ैक्ट बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूँगा कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी का स्टॉक उठाते हैं जो आपको पता है कि ये कंपनी सॉलिड कंपनी है, इसके अच्छे फंडामेंटल्स हैं, प्रॉफिट्स एब्सोल्युटली, हैं, अर्निंग्स हैं, एब्सोल्युटली, तो ठीक है अगर अभी स्टॉक पिट भी रहा है, तो इवेंचुअली वो ऊपर आ जाएगा क्योंकि कंपनी ऐसे ही है, प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी भी है, तो अगर आप ऐसी जगह पे ले रहे हैं जो कि हाई एंड प्राइम लोकेशन है और उसको पता है कि टूरिस्ट का यहाँ पे काफ़ी ट्रैफ़िक है, ठीक है अभी टर्मोइल है लेकिन विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स और 24 मंथ्स उसने ऊपर आ जाना है। तो यही होता है सारा से आपकी बात बिल्कुल ठीक है हम्म। कि आप हम्म। वो चीज़ उठाएँ जिसका आपको पता है कि दिस इज़ सॉलिड एंड इसका जो अपने हम्म। फंडामेंटल्स हैं वो सॉलिड हैं। और एक चीज और, कभी सस्ती चीज ना उठाएं। अगर आपके प्रायोरिटी ये है कि मुझे कोई सस्ती चीज चाहिए, तो आपके चांसेस गलती करने के बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आपको हुँ, हमेशा ज्यादा डिमांड वाली चीज उठानी चाहिए, हुँ, क्योंकि आप कुछ सस्ती चीज लेके किसी ब्रीफकेस से बंद करके घर में तो पैक करके नहीं रखेंगे ना। हाँ, अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात करें, स्टॉक की बात हुँ, करें, तो वो आप या तो किसी दूसरे इन्वेस्टर के लिए ले रहे हैं, या फिर आप किसी टेनेंट के लिए ले रहे हैं। हुँ, और अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो वो फिर आपकी आपकी एक अलग प्रायोरिटी है कि मुझे क्या हाँ, चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल। आप टेनेंट के लिए ले रहे हैं और अगर आप किसी इन्वेस्टर के लिए ले रहे हैं, तो आपको उसके दिमाग से सोचना होगा कि मैं क्यों हुँ, खरीदूंगा इसको। तो अगर उस चीज की डिमांड हाई है और आप 2 रुपए ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो प्लीज 2 रुपए खर्च कर दीजिए। हुँ, लेकिन ये जो दिमाग में हमारे है, खासकर पाकिस्तान में, और काफी लोगों से मैं बात करता हूँ कि जी वो सस्ती से सस्ती तरीन चीज निकाल दो। भाई किसी वजह से सस्ती है वो, हुँ, किसी वजह से सस्ती है। लॉजिक सोचे ना, वो सस्ती क्यों है। या जैसे हुँ, मार्केट में लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वो 40% डिस्काउंट दे रहे हैं मुझे। मैंने कहा तुम हाँ, सोचो क्यों दे रहे हैं, हुँ, क्या मसला है। वो मतलब नहीं बिक पा रहा, मसला क्या है, क्यों 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्यों हुँ, कोई देगा डिस्काउंट 40% जब मार्केट जो है बिल्कुल। वो चढ़ी हुई है। तो हमेशा सोचिए इस चीज को, और ये मत अपना विन मत कंसिडर कीजिए कि मैंने 40% सस्ते में कोई चीज ले ली है। आपको हुँ, ये होना, इस जो चीज मैंने ली है, इसकी इसकी डिमांड डिमांड है भी कि नहीं 40% फ्यूचर ज्यादा में? है एज हुँ, कंपेयर टू किसी और चीज के। अगर आप बिल्कुल। डिमांड पे जाएंगे, आप हमेशा सेफ रहेंगे और हमेशा फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि जी मैं सस्ता ले लूं, सस्ता ले लूं, सस्ता ले लूं, तो हुँ, जरूरी नहीं है कि सस्ती चीज जो है वो हाँ, अच्छी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी नोट पे इसको ख़त्म करते हैं मोहसिन भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनसाइट, काफ़ी वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं। तो व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के हमसे प्लीज, पूछिए और प्लीज, ईमेल प्लीज, आउट कीजिए हमें। ईमेल एड्रेस मेरा आपको मिल जाएगा और मोहसिन भाई जरूर, जो है आपके साथ एक वन ऑन वन कंसल्टेंट कॉल कर सकते हैं ताकि मज़ीद हम आपके लिए ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। तो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलेंगे और डन। जीसीसी का कोई और टॉपिक लेकर आएँगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। टॉपिक, मेरे ख्याल से टॉपिक्स की तो भरमार स्टार्ट होने वाली है हाँ, जब से बिल्कुल, ये चीजें स्टार्ट हुई बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाफ़िज़।